शब्द संस्कृति के इस मंच पर आपका स्वागत है। हर वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, उन असंख्य लोगों को स्मरण करते हैं जिनके त्याग और बलिदान के बाद भारत ने विदेशी शासन से मुक्ति पाई। लेकिन इस अवसर पर क्या कभी हमने उस एक शब्द पर ठहर कर विचार किया है जिसका नाम ही इस दिन के साथ जुड़ा हुआ है? बताने की आवश्यकता नहीं है कि वह शब्द है स्वतंत्रता। आखिर स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्र शब्द का अर्थ क्या केवल इतना है कि किसी दूसरे का शासन हम पर न हो? यदि ऐसा है तो फिर प्रश्न यह है कि इस शब्द में स्व क्या कर रहा है और तंत्र का क्या अर्थ है? स्वराज और स्वाधीनता में क्या अंतर है? और जिसे हम बहुत सहजता से आजादी कहते हैं, क्या वह भी स्वतंत्रता का ठीक ठीक पर्याय है? तो आइए इस बार के 15 अगस्त के अवसर पर किसी राजनीतिक भाषण के बजाय भाषा के रास्ते से स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वराज्य को समझने का प्रयास करें। क्योंकि कभी कभी किसी शब्द की यात्रा हमें उस विचार की जड़ तक पहुंचा देती है जिसे वह शब्द व्यक्त करता है। सबसे पहले आते हैं स्व पर। स्व संस्कृत का अत्यंत प्राचीन शब्द है। यह संस्कृत का सार्वनामिक विशेषण है और इसका मूल अर्थ है अपना, अपने से संबंधित, निज का। वैदिक संस्कृत में भी इसका प्रयोग इसी अर्थ क्षेत्र में मिलता है। आगे चलकर यही स्व अनेक शब्दों से जुड़कर अपनेपन, निजता और आत्म संबंध की धारणा व्यक्त करता है। स्वजन अर्थात अपने जन, स्वदेश अर्थात अपना देश, स्वभाव अर्थात अपना भाव या प्रकृति, स्वकीय अर्थात अपने से संबंधित, इस तरह के भाव निकलते हैं। इसलिए स्व का अर्थ केवल मैं कह देना पर्याप्त नहीं है। स्व वह है जो अपने से संबंधित है, जो पराया नहीं है, और यही स्व जब किसी व्यवस्था, शासन या अधिकार के साथ जुड़ता है तो अर्थ बहुत गहरा हो जाता है। अब आते हैं दूसरे शब्द पर। वह शब्द है तंत्र। यहीं पर एक बहुत सामान्य भूल होती है आम तौर पर हम सबसे। आजकल तंत्र शब्द सुनते ही बहुत से लोग उसे केवल किसी धार्मिक साधना या किसी गूढ़ पद्धति से जोड़ देते हैं, जबकि संस्कृत में तंत्र का अर्थ इससे कहीं व्यापक है। तंत्र धातु में अच प्रत्यय लगाने पर तंत्र शब्द बनता है। तंत्र धन अच बराबर तंत्र। संस्कृत में तंत्र का अर्थ केवल कोई गूढ़ साधना पद्धति नहीं है। इसके अर्थ क्षेत्र में ताना बाना या वितान, सूत्र या धागा, किसी वस्तु को धारण करने वाली व्यवस्था और प्राधान्य जैसे अर्थ मिलते हैं। महाभाष्य में भी तंत्र शब्द के दो अर्थों की ओर संकेत किया गया है, वितान और प्राधान्य। यही प्राधान्य वाला अर्थ स्वतंत्र शब्द को समझने में विशेष महत्व रखता है। ध्यान दीजिए, धागे में क्या होता है? अलग अलग तंतु होते हैं और जो किसी क्रम में जुड़े रहते हैं। और व्यवस्था में भी क्या होता है? अनेक अंग होते हैं जो किसी नियत संबंध और क्रम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए तंत्र में व्यवस्था, संयोजन, नियंत्रण और प्रधानता जैसी अर्थ छायाएं विकसित होती हुई दिखाई देती हैं। अब यहाँ पाणिनि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हम देख सकते हैं, स्वतंत्रः कर्ता। पाणिनि के अनुसार क्रिया में जो कारक स्वतंत्र होता है वही कर्ता कहलाता है। लेकिन स्वतंत्र से यहाँ क्या समझना चाहिए? इस पर पतंजलि ने महाभाष्य में विस्तार से विचार किया है। वे पहले पूछते हैं, स्वतंत्रः कर्ता किम यस्य स्वं तंत्रम स स्वतंत्रः। अर्थात क्या स्वतंत्र वह है जिसका अपना तंत्र हो? फिर महाभाष्यकार स्वयं इसकी परीक्षा करते हैं कि यदि तंत्र का अर्थ केवल वितान या ताना बाना लिया जाए तो स्वतंत्र का प्रयोग तंतुवाय अर्थात बुनकर के लिए भी होने लगेगा। इसलिए वे तंत्र के दूसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, अस्ति प्राधान्य वर्तते, अर्थात तंत्र शब्द प्राधान्य के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। और इसी
असली अर्थ में स्वतंत्र का आशय होता है स्वप्रधान, और यहीं से स्वतंत्र का असली अर्थ हमारे सामने आता है। स्वतंत्र एक सामासिक शब्द है, स्वम तंत्रम यस्य सः स्वतंत्रः, जिसका अपना तंत्र है वह स्वतंत्र। लेकिन यहां अपना तंत्र कहकर बात पूरी नहीं हो जाती। पाणिनि का प्रसिद्ध सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो कारक स्वतंत्र रूप से प्रधान माना जाता है उसे कर्ता की संज्ञा मिलती है। काशिका और अन्य व्याख्याओं में स्वतंत्र को प्रधानभूत कहा गया है। सिद्धांत कौमुदी में भी स्पष्ट किया गया है कि क्रिया में जिस अर्थ की स्वातंत्र पूर्वक विवक्षा की जाती है वही कर्ता है। अर्थात संस्कृत व्याकरण में स्वतंत्र शब्द का संबंध केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं है, बहुत पहले से यह शब्द उस सत्ता या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो किसी दूसरे की क्रिया पर आश्रित न होकर स्वयं प्रधान रूप से क्रिया करता है। शब्द कल्पद्रुम भी स्वतंत्र का अर्थ कुछ यूं देता है, स्वस्य तंत्रम प्राधान्यम यत्र, अर्थात जहां अपने तंत्र की अपनी प्रधानता की स्थिति हो। इसके पर्यायों में स्वाधीन, स्वच्छंद, निरवग्रह, निरंकुश आदि शब्द भी दिए गए हैं। तो अब स्वतंत्र को समझना कुछ सरल हो जाता है। स्वतंत्र मात्र वह नहीं जिसे किसी ने बांध नहीं रखा, बल्कि वह है जो अपने कार्य और निर्णय में किसी अन्य पर आश्रित नहीं है, जिसका अपना नियंत्रण है, जिसकी क्रिया की प्रधानता स्वयं उसमें निहित है। और स्वतंत्रता, यहां भी एक महत्वपूर्ण व्याकरणिक बात है। संस्कृत का स्वातंत्र शब्द स्वतंत्र से शय प्रत्यय द्वारा बना भाववाचक शब्द है। स्वतंत्रस्य भावः स्वातंत्र्यम, अर्थात स्वातंत्र केवल बाहरी बंधन के अभाव का नाम नहीं है। मूल शब्द स्वतंत्र की अर्थ छाया के कारण इसमें अपनी प्रधानता और अपने निर्णय की क्षमता का भाव भी निहित है। आधुनिक हिंदी का स्वतंत्रता इसी भाव को व्यक्त करने वाला प्रचलित रूप है। इसका अर्थ है स्वतंत्र होने का भाव, स्वाधीनता, अपने इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति, इंडिपेंडेंस या फ्रीडम ऑफ विल। इसलिए स्वतंत्रता का मूल भाव केवल बंधन टूट जाना नहीं है, उसके भीतर अपनी सत्ता, अपनी प्रधानता और अपने निर्णय की धारणा भी है। अब इस शब्द को एक दूसरे अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द के सामने रखिए और वह शब्द है स्वराज। आज हम स्वराज सुनते ही सबसे पहले महात्मा गांधी को याद करते हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि आधुनिक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में स्वराज एक अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक आदर्श बना। लेकिन स्वराज शब्द गांधी जी के साथ पैदा नहीं हुआ था। इसका प्रमाण हमारे अत्यंत प्राचीन वैदिक साहित्य में मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 80 के हर मंत्र में कुल 16 बार स्वराज्यम शब्द आया है। मंत्र के अंत में अर्चनु स्वराज्यम जैसे प्रयोग मिलते हैं। सायणाचार्य वहां स्वराज्यम की व्याख्या करते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं स्वस्य राज्यम स्वराज्यम, अर्थात अपने का राज्य अपना राज्य। ऋग्वेद के 5वें मंडल में भी स्वराज्यम का प्रयोग मिलता है और सायण इसकी व्याख्या स्वयमेव राजमानत्वम, अर्थात स्वयं राजमान होने की स्थिति और ऐश्वर्य के रूप में करते हैं। यहां हमें यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में स्वराज और स्वदेशी जैसे शब्दों का सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ेंगे तो यह रहस्य जान पाएंगे। इस संदर्भ में दादा भाई नौरोजी लोगों से बातचीत में महर्षि दयानंद का उल्लेख प्रायः करते थे। बहरहाल यहां राज्य शब्द को भी समझ लेना चाहिए। राज्य राजन से बना शब्द है और पाणिनीय प्रक्रिया में राजन के साथ यक प्रत्यय जुड़ने से राज्य की निष्पत्ति होती है। इसका अर्थ है राजकीय सत्ता, प्रभुसत्ता, शासन, राज्य या शासनाधिकार। और राज धातु के अर्थों में दीप्ति के साथ साथ राजा होना, शासन करना और प्रभुता रखना भी मिलता है। इसलिए स्वराज्य को केवल अपना देश कहना उसके अर्थ को छोटा कर देना होगा। उसके भीतर
भीतर स्व और राज्य दोनों की अपनी अपनी अर्थ शक्ति है, अपनी सत्ता, अपना शासन, अपनी प्रभुसत्ता। यही कारण है कि आधुनिक युग में जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया तो वह शब्द केवल अंग्रेज चले जाएं इतना भर नहीं कह रहा था, उसमें अपना शासन स्थापित करने की धारणा भी थी। अब आइए स्वाधीनता पर। स्वाधीन का विग्रह है स्वस्य अधीनः, अर्थात अपने ही अधीन, और साथ में स्वतंत्र तथा स्वायत्त अर्थ भी दिए गए हैं। यहाँ एक बड़ा रोचक भाषिक उल्टापन है। पराधीन का अर्थ है पर के अधीन, अर्थात किसी दूसरे के अधिकार या नियंत्रण में, और स्वाधीन है स्व के अधीन। अधीन बना है अधि में इन प्रत्यय मिलाकर, अर्थात नियंत्रण में, अधिकार में, किसी के मातहत। महीन अंतर यह है कि तंत्र एक व्यवस्था है, ताना बाना है, लेकिन अधीन नियंत्रण में होना है, मातहत होना है। जब स्वतंत्र कहा जाता है तो इसका अर्थ है अपना तंत्र, अपनी व्यवस्था, जिस पर किसी और का नियंत्रण नहीं है, अपना स्वयं का नियंत्रण है। और जब स्वाधीन कहा जाता है तो यहां तंत्र या व्यवस्था की नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से अधीनता की बात है, और यह अधीनता अपनी ही है, अपने ऊपर अपनी अधीनता, अपना नियंत्रण। इससे अच्छी स्थिति और क्या हो सकती है। और इस दृष्टि से स्वतंत्र और स्वाधीन दोनों एक ही दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों की अर्थ दृष्टि अलग है। स्वतंत्र में अपने तंत्र और अपनी प्रधानता का भाव है, स्वाधीन में अपने अधीन होने का भाव है, और स्वराज में अपने शासन का भाव है। अब तीनों को साथ रखिए, स्वतंत्र यानी अपना तंत्र, अपनी व्यवस्था, स्वाधीन अपने अधीन, स्वराज अपना शासन। अब एक और शब्द सामने आता है जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता के प्रसंग में बहुत अधिक सुनते हैं, वह शब्द है आजादी। क्या आजादी और स्वतंत्रता एक ही शब्द हैं? आज की हिंदी में दोनों का अर्थ बहुत निकट है। हम कह सकते हैं भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत को आजादी मिली। दोनों वाक्यों का सामान्य अर्थ एक ही समझा जाएगा, लेकिन शब्दों की जन्म कथा एक नहीं है। आजादी संस्कृत का शब्द नहीं है, हिंदी में यह फारसी से आया है। फारसी के आजाद में भाववाचक प्रत्यय लगने से बना है। इसका मूल अर्थ है रिहाई, छुटकारा, मुक्ति, बरी होना। रिहाई और मुक्ति में स्वतंत्रता या स्वाधीनता का पूरा भाव घटित नहीं होता। हम सामान्य रूप से आजादी और स्वतंत्रता को एक जैसा मान लेते हैं, परंतु स्वतंत्रता में अपने एक स्थापित तंत्र या व्यवस्था का भाव है, जबकि आजादी के रिहाई या मुक्त होने के भाव में आवश्यक नहीं है कि अपना कोई तंत्र भी हो। मूल बात यही है कि आजादी और स्वतंत्रता का वर्तमान अर्थ साम्य दोनों को पूरी तरह एक नहीं बनाता। दोनों की भावभूमि एक सी नहीं है। भाषा में ऐसा बिल्कुल स्वाभाविक है। एक ही अर्थ के लिए अलग अलग भाषाओं से आए शब्द किसी भाषा में साथ साथ जीवित रहते हैं। हिंदी ने स्वतंत्रता भी रखा और आजादी भी अपनाया। शब्दों को समझने का काम उनकी जाति पूछना नहीं, उनकी यात्रा को समझना है। बात यह भी है कि आजादी कहने से स्वतंत्रता का भाव कम नहीं हो जाता और स्वतंत्रता कहने से वह अधिक पवित्र नहीं हो जाती। दोनों की शब्द यात्राएं अलग हैं। अर्थ प्रयोग में दोनों आज हिंदी के व्यापक शब्द हैं, स्वीकार्य हैं। तो अब एक बार उन शब्दों को फिर सामने रखिए जिनके बीच से होकर आज 15 अगस्त को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। स्व यानी अपना, अपने से संबंधित, तंत्र यानी व्यवस्था, संयोजन, नियंत्रण और प्रधानता से जुड़ा हुआ शब्द। स्वतंत्र, स्वम तंत्रम यस्य, जिसका अपना तंत्र और अपनी प्रधानता हो। स्वातंत्र्य, स्वतंत्र होने का भाव, अपनी इच्छा और क्रिया में स्वतंत्रता। स्वाधीन, स्वस्य अधीनः,
यानी अपने ही अधीन, स्वराज या प्राचीन रूप में स्वराज्य, स्वस्य राज्यम यानी अपना शासन, अपनी प्रभुसत्ता, और आजादी फारसी शब्द परंपरा से हिंदी में आया हुआ वह शब्द जो आज स्वतंत्रता, मुक्ति और पराधीनता से छुटकारे के अर्थ में अत्यंत प्रचलित है। लेकिन इन सब को जान लेने के बाद भी एक प्रश्न बचा रहता है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने किससे स्वतंत्रता प्राप्त की? विदेशी शासन से। सही कहें तो यह असली स्वतंत्रता नहीं थी, यह हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता थी, लेकिन स्वतंत्र शब्द इससे कहीं बड़ा है। क्या किसी व्यक्ति को केवल इसलिए स्वतंत्र कहा जा सकता है कि उस पर कोई बाहरी शासन नहीं है? यदि वह अपने लोभ का दास है, अपने भय का दास है, अपनी दुर्बलताओं का दास है, दूसरों की स्वीकृति के बिना कोई निर्णय नहीं कर सकता, तो क्या वह वास्तव में स्वतंत्र है? और यदि कोई राष्ट्र अपने राजनीतिक निर्णय स्वयं लेने भी लगे, लेकिन अपने ज्ञान, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी संस्कृति और अपने विवेक के विषय में निरंतर दूसरों पर निर्भर रहे, तो क्या उसकी स्वतंत्रता पूर्ण कही जा सकती है? यही स्वतंत्र शब्द हमें राजनीति से उठाकर जीवन और विचार के स्तर पर ले जाता है। स्व है अपना और तंत्र है वह व्यवस्था जिसमें जीवन चलता है। इसलिए स्वतंत्रता का एक गहरा अर्थ यह भी है कि व्यक्ति और समाज अपने विवेक, अपने निर्णय और अपनी व्यवस्था के स्वामी बने। स्वराज केवल राज सत्ता का प्रश्न नहीं, अपने ऊपर शासन करने की क्षमता का भी प्रश्न है। स्वाधीनता केवल पराधीनता का अभाव नहीं, अपने निर्णय की जिम्मेदारी भी है। और शायद इसीलिए स्वतंत्रता कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे एक बार प्राप्त कर लिया और फिर उसका काम समाप्त हो गया। 15 अगस्त हमें उस ऐतिहासिक दिन की स्मृति देता है जब भारत ने पराधीन शासन से मुक्ति पाई थी। लेकिन स्वतंत्र शब्द हमें हर दिन एक दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि क्या मैं अपने निर्णयों में स्वतंत्र हूं? क्या मेरा समाज अपने विवेक से चलता है? क्या मेरा राष्ट्र अपने हित और अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेता है? क्योंकि झंडा बाहर तभी स्वतंत्र होकर लहराता है जब भीतर का मन भी अपने विवेक के सामने झुकना सीखता है। और शायद यही स्वतंत्रता शब्द की सबसे बड़ी विशेषता है। यह हमें केवल यह नहीं बताता कि हम किससे मुक्त हुए, यह भी पूछता है कि अब हम किसके अधीन हैं और किसके द्वारा संचालित हैं। इस 15 अगस्त पर इसलिए केवल इतना ना कहें कि भारत स्वतंत्र है, एक बार ठहर कर पूछिए कि क्या भारत सचमुच स्वतंत्र है? और उससे भी पहले अपने भीतर पूछिए, क्या मैं सचमुच स्वतंत्र हूं? यही प्रश्न वास्तव में स्वतंत्रता शब्द को एक राजनीतिक पद से उठाकर एक जीवित विचार बना देता है। और अंत में उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने शब्द संस्कृति के लिए जारी की गई ई पुस्तक की इस बात के लिए प्रशंसा की है कि पुस्तक के लेखों को पढ़कर उन्हें अपनी हिंदी सुधारने में बड़ी मदद मिली है। पोस्ट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज बस इतनी सी बात। पूरी बात धैर्य और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।